अस्सलाम वालेकुम सामीन। हाजिर खिदमत है आब हयात की अगली किस्त। कैन आई नेम हर? हमीन ने माँ की बात के जवाब में उसे तजवीज़ पेश की। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। उसे कुछ फासले पर एक किताब पढ़ते जिब्रील ने जैसे उसे लगाम डालने की कोशिश की। क्यों? हमीन ने अपना पूरा मुंह और आंखें बेवक्त खोल कर इन्हें गोल करते हुए ताज्जुब की इंतहा पे पहुँचते हुए कहा, क्योंकि इसका पहले से ही एक नाम है। जिब्रील ने इसी ठंडे अंदाज में उसे जवाब दिया जैसे उसे हमीन की कमकली पर अफसोस हो रहा। तुम इसका नाम पता है? तड़ाक से अगला जवाब जिब्रील की तरफ उछाला गया। नहीं। जिब्रील गड़बड़ाया। मुझे उसका नाम नहीं पता। हमीन ने इसी अंदाज में अपने सीने पे हाथ रखते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा, मम्मी इसका नाम नहीं जानती? वो अब इमामा की तरफ मुतवज्जा था जो अनाया से कुछ ड्राइंग करवा रही थी। अनाया को इसका नाम नहीं पता? इसने अब अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों की हथेलियों को फैलाया। ओ, पूरी दुनिया में किसी को भी इसका नाम मालूम नहीं। वो जैसे अदालत में इसका केस लड़ने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहा था। और तुम? और क्या तुम नहीं चाहते कि इसका कोई नाम हो? उसके अंदाज में इस कदर मलामत थी कि एक लम्हा के लिए जिब्रील को भी मुदाफना अंदाज इख्तियार करना पड़ा। वो बुरी तरह गड़बड़ा गया। मैंने ये तो नहीं कहा। मैंने खुद सुना है। हमीद ने अपने सीने पर अपने दोनों हाथ रखते हुए अपनी मोटी मोटी सी आंखें मुकम्मल तौर पर गोल करते हुए कहा। जिब्रील ने फौरी तौर पर अपना किताब के पीछे मुंह छुपाने में आफियत जानी। वो इस छोटे भाई को तो तब भी चुप नहीं करवा सका था जब इसे बोलना नहीं आता था। अब चुप करवाना? हमीद के पेरेंट्स ने इसका नाम ज़रूर कोई रखा होगा, इतनी बड़ी है। इमामा ने इस बार पहली बार मुदाखलत की थी। हमीद को इसकी बात सुनकर जैसे करंट लगा था। पेरेंट्स? उसके हलक से अजीब सी आवाज़ निकली। जिब्रील को किताब हटाकर उसे देखना पड़ गया। ओह माय गॉड! हमीद की आवाज़ सदमा ज़दा थी। फिर ये इनके पास क्यों नहीं है? उसने इसी सदमे में इमामा से एहतजाजन सवाल किया। और ये वो सवाल था जिसका जवाब इमामा नहीं दे सकती थी। उसकी समझ में ही नहीं आया कि वो इसके जवाब में चुन्नी के ख़ानदान के बारे में उसे क्या बताए। उसकी खामोशी ने हमीद को जैसे और बेताब किया। क्या इसका कोई और भाई बहन भी नहीं है? नहीं, इसका कोई नहीं है, इमामा ने जवाब दिया। हमीद का चेहरा खिल उठा। तब तो मैं इसका नाम रख सकता हूँ। गुफ्तगू जहाँ से शुरू हुई थी घूम फिर कर वहीं आ गई थी। हमीद अपनी कोई बात नहीं भूलता था। ये उसके माँ बाप की बदकिस्मती थी। ओके, तुम इसका नाम रख लो, इमामा ने हाथ जोड़ने वाले अंदाज में उसके आगे हथियार डालते हुए कहा और दोबारा नया की ड्राइंग की तरफ मुतवज्जो हो गई। मम्मी, क्या ये हमारे साथ रहेगी? हमीद ने एक और सवाल करके उसे और मुश्किल में डाल दिया। नहीं, इमामा ने इसी तरह काम में मसरूफ़ बगैर मुतवज्जो हुए जवाब दिया। क्यों? हमीद ने जैसे चीख नुमा अंदाज में सवाल किया। इमामा सिर्फ गहरी सांस लेकर रह गई। उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि हमीद के पास सवाल ख़त्म हो जाए या वक्ती तौर पे किसी वक्त रुक जाया करें। जब तुम्हारे बाबा आएंगे तो उनसे पूछना। उसने बला को अपने सर से टालने की कोशिश की। मम्मी, क्या हम इसे अडॉप्ट कर सकते हैं? इमामा का दिमाग घूम गया इस सवाल पर। नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई दूसरी सूरत हाल होती तो वे इस सवाल पर हंस पड़ती, लेकिन मोहम्मद हमीद सिकंदर ने अपने माँ बाप के हिस्से मजाक को ख़त्म कर दिया था। उनकी बर्दाश्त के पैमाने के साथ साथ। तुम इसे अडॉप्ट क्यों करना चाहते हो? जिब्रील ने जैसे हौल कर कहा। क्योंकि मुझे एक बेबी चाहिए है, उसने बेहद निरुठ अंदाज में किसी से भी नजरें मिलाए बगैर ऐलान किया। जिब्रील जैसे गश खा गया। इमामा दम बखुद अपने 3.5 साल के बेटे को देखने लगी, जबकि टीवी लाउंज में आते सिकंदर उस्मान अपनी हंसी पर काबू नहीं रख सके। हमीद ने सिकंदर उस्मान को अंदर आते और हंसते देख लिया था। वो अपनी जगह से उठकर उनकी टांगों से लिपटा और उसने फिर अपना मुतालबा पेश किया। एक दिन आएगा जब बेबी आपके पास होगा, उन्होंने उसे थपकते हुए तसल्ली दी। एक दिन? हमीद ने आदत आंखें गोल की। आज क्यों नहीं? उसने ज़िद की। सिकंदर उस्मान ने ज़मीन पर बैठी खिलौनों से खेलती चुन्नी को देखा। जितना तरहम और एहसास जुर्म सारा सिकंदर के दिल में चुन्नी के लिए था, इतना ही रहम सिकंदर उस्मान के दिल में भी इस बच्ची के लिए था। वो जैसे इन दोनों का मुश्तरका एहसास जुर्म थी। बेटे, इसे वापस जाना है, वो आपकी बेबी नहीं हो सकती। सिकंदर उस्मान ने अब इससे समझाने की कोशिश का आगाज़ किया। इसे कहाँ जाना है? हमीद सिकंदर को उस्मान सिकंदर की एक नई बात पर झटका सा लगा। वो जैसे हक्का बक्का से अंदाज में चुन्नी को देखने लगा। अपनी फैमिली के पास, सिकंदर उस्मान ने मुख्तसरन कहा। वो इसे यतीम खाने के बारे में नहीं बताना चाहते थे, न चुन्नी के हवाले से मज़ीद सवालों का पेंडोरा बक्स खोलना चाहते थे, लेकिन इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इनका सवाल इस सूरत हाल में गलत हो जाएगा। क्या? मामी ने कहा इसकी कोई फैमिली नहीं है। सिकंदर उस्मान ने इमामा को देखा। इमामा ने इन्हें आपके बाबा इसको नर्सरी में दाखिल करवाना चाहते हैं। इमामा ने उसके लिए एक जवाब ढूंढा। ये हमारे साथ क्यों नहीं रह सकती? हमारा घर इतना बड़ा है। उसने हाथ फैलाकर इतना पर इतना ज़्यादा ज़ोर दिया। सवाल बेसाख्ता था और जवाब भी इसी में था। बच्चे बाज़ दफ़ा वो हल चुटकी बजाते पेश कर देते हैं जिनसे बड़े आंखें चुराते फिरते हैं। हमीद का ये हल सालार सिकंदर ने भी सुना, जो इस वक्त चंद यतीम खानों का मालूमाती मटीरियल उठाए लाउंज में दाखिल हो रहे थे। लेकिन इस वक्त हमीद का ये हल उन सब के
उन सबको हमीन की बचकाना ज़िद और फैंटेसी से ज़रा कुछ नहीं लगा। वो अभी 2 हफ्ते और पाकिस्तान में थे और इन 2 हफ्तों में चुन्नी के हवाले से कोई फ़ैसला कर लेना चाहता था, लेकिन इससे पहले इसके रिश्तेदारों और कोर्ट के ज़रिए चुन्नी की गार्डियनशिप लेने और माली मामला तय करने में मसरूफ़ था। ये हमारा घर नहीं है, ये दादा अबू का घर है। अंदर आते ही सलार ने उनके सवाल का जवाब दिया। हमीन सोच में पड़ गया। आपके बाबा सही कह रहे हैं। मामा ने जैसे उसकी खामोशी पर पुरसुकून सांस लिया। हमारे पास घर नहीं है। हमीन उलझा। ये हमारे साथ कंसाशा में रह सकती है। हमीन को कंसाशा वाले घर का ख्याल आया, लेकिन वो घर भी हमारा नहीं है। हम उसे जल्द छोड़ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में। साला ने बेहद संजीदगी से उसके साथ इस तरह बात करना शुरू की जैसे किसी बड़े आदमी के साथ बात करने हो। उसके तीनों बच्चे गैर मामूली जहानत के मालिक थे। ये उनकी जीन में वज़ीयत हुई थी, मगर ये गैर मामूली जहानत जो जिब्रील और अनाया की शक्ल में नेमत लगती थी, हमीन की शक्ल में मुसीबत बन गई थी। हमीन अभी भी सोच में डूबा हुआ था। वो जैसे चुन्नी के लिए घर तलाश कर रहा था जहाँ उसे रखा जा सकता, और इमामा को घर के जिक्र पर जैसे अपना घर याद आ गया। हमारे पास हमारा घर क्यों नहीं है? हमारा अपना घर होगा। इमामा ने हमीन को जैसे बहलाया। कब? बहुत जल्द। इमामा चाय बनाकर सालार सिकंदर और सिकंदर उस्मान को पेश कर रही थी, जो मुलाजिम चंद लम्हे पहले रख कर गया था। इसलिए मना करता हूँ कि फजूल खर्चियाँ मत करो, वक्त पर एक घर बना लो जैसे तुम्हारे सारे भाइयों ने बना लिए। सिकंदर उस्मान को इस मौजूद गुफ्तगू से वो प्लाट और अंगूठी याद आए। वो प्लाट इस वक्त होता तो 4-5 करोड़ का होता। इस रंग की मालियत इस वक्त मार्केट में क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा डबल होगी, सिकंदर उस्मान ने रवानी में कहा। इसीलिए चाय डालती इमामा एक लम्हे के लिए ठिठकी, उलझी। किस रिंग की? उसने जैसे हैरान होकर सिकंदर से पूछा। जो रिंग तुमने पहनी हुई है, सिकंदर उस्मान ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। सलार को गलती का एहसास हुआ। उसे सिकंदर को इस मौजू पर आने से पहले ही मौजू बदल देना चाहिए था, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। इमामा ने बेयकीनी से हाथ में पहनी अंगूठी को देखा, फिर सलार, सिकंदर को, फिर उस्मान को। ये प्लाट को बेच कर आई थी? हाँ, 1,37 की। ज़रा सोचो, 10-11 साल पहले वो प्लाट ना बिकता तो आज वो इस्लामाबाद में जिस जगह पर था उसकी कीमत 4 गुना से ज़्यादा हो चुकी होती। रिंग तो इतनी कीमत नहीं हो सकती ना। वक्त के साथ सिकंदर उस्मान ने ना इमामा के तासुरात पे गौर किया, ना सलार के। वो रवानी में चाय पीते हुए बात कहते चले गए। इमामा साकित और दम बखुद सलार को देखे जा रही थी, जो उसे नज़रें चुराए चाय पीने में मसरूफ़ था। वो इस वक्त यही कर सकता था। कमरे में यकदम अपनी बात के इख्तिताम पर छाने वाली खामोशी से सिकंदर उस्मान को लगा कुछ ठीक नहीं है। चाय का आखिरी घूंट लेते हुए रुके। उन्होंने साकित बैठी इमामा को देखा, जो सालार को घूर रही थी, और वो सेकंड के 1000वें हिस्से में इन्हें इसकी खामोशी की वजह समझ में आ गई। इसे अब भी नहीं पता? उन्होंने बेयकीनी से अपने बेटे से पूछा। जिसने सामने ट्रे में कप को रखते हुए बड़े तहम्मुल से उन्होंने पूछा था। अब पता चल गया। सिकंदर उस्मान की समझ में नहीं आया कि फौरी तौर पर इस इंकिशाफ के बाद किस रद्द अमल का इजहार करते हैं, जो एक राज को गैर इरादी तौर पर इफ्शा करने पर शर्मिंदगी को छुपा लेता। इमामा ने अपने हाथ की पुश्त को फैलाकर इस अंगूठी को देखा, फिर सिकंदर उस्मान को, फिर सालार को। वो अगर कहता था कि अनमोल है तो गलत नहीं था। इसकी ज़िंदगी में बहुत सारे लम्हे आए जब उसका दिल बस सलार सिकंदर के गले लग जाने को चाहा, किसी लफ्ज़, किसी और इजहार के बगैर, एहसानमंदी या तशक्कुर के लिए। दुनिया में मौजूद सारे लफ्ज़ कभी कभी इस जज्बे और एहसास को किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए छोटे पड़ जाते हैं, जो इंसान के अंदर किसी दूसरे इंसान के लिए किसी चश्मे की तरह उमड़ता है। उसका दिल भी इस वक्त सलार से सिर्फ लिपट जाने को चाहा, बच्चों की तरह। वो ज़िंदगी में कई बार उसे इसी तरह गूंगा करता रहेगा। उसने सामने बैठे उस शख्स को देखा, सोचा, जो उसकी किताब ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन बाब था। ये अंगूठी की कीमत नहीं थी जिसने इमामा हाशिम के ज़बान से लफ्ज़ छीन लिए थे। ये देने वाले शख्स की बेलौस मोहब्बत थी, जिसके सामने इमामा खड़ी नहीं हो पा रही थी। वो क्या कहती? वो सालार सिकंदर को क्या कह सकती थी? तुमने रिंग उतार दी? इसी रात सालार सिकंदर ने इमामा के हाथ में रिंग को ना पाते हुए पूछा। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो इतनी कीमती रिंग हर वक्त पहने रखूँ, इमामा ने उसे जवाबन कहा। वो अपने फ़ोन पर कुछ टेक्स्ट मैसेजेस चेक करने में मसरूफ़ थी। सालार टीवी पर कोई न्यूज़ चैनल लगाए बैठा था। जब चैनल सर्फिंग के दौरान उसकी नज़र इमामा के हाथ पर पड़ी, जो उसके करीब ही बैठे सोफ़े पर अपने फ़ोन में गुम थी। तुम्हें बताना चाहिए था मुझे इसकी कीमत, उसने सालार से कहा। सिर्फ इसी खदशे के तहत नहीं बताया था तुम्हें, और देख लो मेरा अंदाज़ा ठीक था। तुम इसे भी अब लॉकर में रख दोगी। सालार कुछ नाखुश सा दोबारा टीवी देखने में मसरूफ़ हो गया। एक लम्हे के लिए मामा खामोश रही, फिर कहा, तो और कहाँ रखूँ? यहाँ रखूँ साथ लिए फिरना बेवकूफ़ी, गुम हो जाएगी। मुझे पहले भी इसके गुम होने का इतना सदमा हुआ था, और अब तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा। मुझे जो 1 करोड़ भी महंगी अंगूठी में गुम कर दूँ, 1 करोड़ से भी महंगी।
तकरीबन 2.25 करोड़। साला टीवी पर नज़रें जमाए बड़बड़ाया। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या इसकी मौजूदा कीमत। वो इसी अंदाज में उसकी तरफ मुतवज्जह हुए बगैर बोला, इसलिए तो नहीं पहन रही, बेवकूफ़ी थी वैसे भी। उसने एक ही सांस में कुछ तवक्कुफ के बाद कहा, क्या? सालार इस बार उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ, एक प्लाट बेचकर अंगूठी खरीदना, और वो भी इतनी महंगी। मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी भी ना खरीदती। इसीलिए तो मेरी जगह नहीं हुई मामा, सालार ने जिताने वाले अंदाज में कहा। वो नादम हुई थी, उसने जाहिर नहीं किया। वो प्लाट होता तो उसे बेचकर घर ही बना चुके होते हम। उसने चंद लम्हों की खामोशी के बाद सालार से कहा, तुम्हारे ख्वाबों का 1 करोड़ पे फैला हुआ घर चंद करोड़ में नहीं बन जाता। वो अब उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कुछ याद दिला रहा था, और इमामों के एक झमाके के साथ वो स्क्रैप बुक याद आ गई, जिसमें उसने अपने मुमकिन घर की ढेरों डिज़ाइंस और ड्राइंग्स बना रखी थी। घर के नक्शे ही नहीं, घर के कमरों की कलर स्कीम तक, घर के अंदर की सजावट की तफसीलात तक। और स्क्रैप बुक घर के बहुत सारे दूसरे सामान के साथ सिकंदर उस्मान के घर की ऊपरी मंजिल के 2 कमरों के स्टोर में सामान के साथ पैक हुई रखी हुई थी। 10 साल पहले अमेरिका शिफ्ट होने के बाद वो स्क्रैप बुक उसके पास थी, लेकिन वहाँ कांगो से जाने से पहले उसने अपना कुछ सामान पाकिस्तान में छोड़ दिया था। इसमें वो स्क्रैप बुक भी शामिल थी, और शायद इसकी किस्मत में बचना था, इसलिए वो बच गई, वरना कांगो में पड़े उस बाकी सामान के साथ जलकर खाकस्तर हो चुकी होती। अच्छा क्या मुझे याद दिलाया तुमने, कल ही वो स्क्रैप बुक निकालती, मुद्दत हुई से देखे हुए, और इसमें कुछ ऐड किए। इमामा का जहन बर्फ़ रफ्तारी से अंगूठी से हटकर घर की तरफ चला गया था, और पता नहीं क्या हुआ, फिर टीवी देखते देखते सालार को अमेरिका में ख़रीदा और फिर बेच दिए जाने वाले घर का ख्याल आया, जिसके बारे में उसने इमामा को बताया तक नहीं था। तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं? सालार ने रिमोट का म्यूट का बटन ऑन करते हुए टीवी की आवाज़ बंद की और सामने टेबल पर रखे अपने लैपटॉप को उठा लिया। क्या? वो दोबारा अपने फ़ोन की तरफ मुतवज्जो होते हुए चौंकी। सालार अब लैपटॉप खोल के उसमें कुछ तस्वीरों वाले हिस्से, जिसमें आगे जाकर उसके घर की तस्वीरें थी, ढूंढ रहा था, और चंद मिनटों की जदोजहद के बाद स्क्रीन पर नमूदार हो गई थी। ये क्या है? इमामा ने एक के बाद एक स्क्रीन पर नमूदार होने वाली तस्वीर को देखते हुए सालार को देखा। एक घर, एक झील और उसके गिर्द फैला लॉन। वो उसकी बात पर हंसी। वो तो मुझे भी नज़र आ रहा है, लेकिन किसका घर है? इसने सालार से पूछा। तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो? तुमने कभी पहले ये तस्वीर देखी है? सालार ने एक लम्हा ठिठक कर उससे पूछा। नहीं। क्यों? इमाम ने इसके सवाल पर कुछ हैरान होकर पूछा। जब हमीन पैदा हुआ था ना, तो मैंने तुम्हारे पास अमेरिका से आया था, तो मैंने तुम्हें बताया था कि इस रात तुमने ख्वाब में एक घर देखा। क्या वो घर ऐसा था? तुम्हें वो ख्वाब याद है ना? सालार ने उससे पूछा। हाँ याद है। वो एक लम्हे के लिए ठिठकी। लेकिन वो घर ऐसा नहीं था, वो झील भी ऐसी नहीं थी। इमाम ने जैसे अपनी याददाश्त पर जोर दिया। ख्वाब बेशक पुराना था, लेकिन तख़य्युल कभी पुराना नहीं होता। और ये कहकर उसने जैसे सालार के एहसास से जो उनके गुब्बारे में से हवा निकाल दी थी, वो बेख्तियार एक गहरा सांस लेकर रह गया था। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो ये सब? और ये किसका घर है? इमामों का उलझन हुई। तुम्हारे लिए ख़रीदा था। सालार ने एक बार फिर तस्वीरों को स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। इमामों को इसकी बात पर जैसे झटका लगा। क्या मतलब? मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए, अमेरिका में। तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था तुम्हारी बर्थडे पर गिफ्ट करके। लेकिन वो अपनी तस्वीरों को बारी बारी देखते हुए आखिरी तस्वीर पर जाकर रुका। लेकिन इमामा ने उसकी खामोशी पर टोका। लेकिन फिर मैंने इसे बेच दिया कांगो दोबारा आने से पहले। साला ने तस्वीरों को फोल्ड करके उस फोल्डर को डिलीट कर दिया। सूद से मैं दुनिया में घर ले सकता था, जन्नत में घर नहीं ले सकता था। उसने लैपटॉप स्क्रीन से नज़रें हटाकर इमामा को देखा और अजीब अंदाज में मुस्कुराया। शर्मिंदगी, नदामत, बेचारगी सब कुछ था उसकी मुस्कुराहट में, यूँ जैसे किसी ने हथियार डाल दिए हों। तुम ले भी लेते तो मैं इस घर में कभी भी ना जाती। सिर्फ एक घर की फरमाइश की है तुमसे पूरी ज़िंदगी में, वो भी हराम के पैसे से बना कर देते मुझे। इमामा ने संजीदगी से कहा। मैं तुम्हारे ख्वाबों का घर बना कर देना चाहता था। एकड़ों पर फैला, झील के किनारे, समर हाउस, सब कुछ हो उसमें। सालार ने ठंडी सांस ली और जल्द बनाना चाहता था, बुढ़ापे तक पहुंचने से पहले। उसने लैपटॉप बंद कर दिया। इमामा का सर झटका। तुम वाकई बेवकूफ़ हो। मेरे ख्वाबों के घर की ईंटें हराम के पैसे से नहीं रखी जाती। ये ख्वाहिश नहीं थी मेरी, और एकड़ों का घर तुमसे कहा था, लेकिन दुआ तो अल्लाह से करती हूँ कि वो उसको मुकम्मल करे और इतने वसाइल दें। तुमसे एक बार भी नहीं कहा कि इतना कमाओ कि इसी साल घर खड़ा कर दो। इतने सालों में एक बार भी तुमसे ज़िद नहीं की इस साल ज़रूर लेकर दो घर। कभी याद दहानी भी नहीं कराई तुम्हें। फिर क्यों जल्दी थी तुम्हें इस घर के लिए? उसे अफसोस हो रहा था। तुमने कभी मुझसे नहीं कहा। मुझे याद था, मैं चाहता था कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूं। तुमने सिर्फ एक चीज़ मांगी है मुझसे, अपने लिए। उसे कहता जा रहा था और इमामा हंस पड़ी। तुम ख्वाब देख रहे हो सूद से पाक
इस्लामी मालियाती निज़ाम को दुनिया में राइज करने का, और मैं ख्वाब देखती हूँ एकड़ों पर फैले घर का, हलाल के पैसे से बने हुए घर का। ख्वाब तुम्हारा भी अल्लाह ही पूरा कर सकता है और मेरा भी, इसलिए इसे अल्लाह पर छोड़ देते हैं। वैसे भी मैंने सोचा है कि वो अंगूठी बेचकर इसी को प्लाट वगैरह तो ले ही सकते हैं। साला ने बेहद खफगी से उसकी बात काटी। तुम इसे बेच दोगी? वो हंस पड़ी। नहीं, तुम समझते हो मैं इसे बेच सकती हूँ? हाँ, साला ने उसी निरूठे अंदाज में कहा। वो एक बार फिर हंस पड़ी। तुम्हें पता है, दुनिया में सिर्फ एक मर्द है जो मेरे लिए अंगूठी खरीद सकता है। अब तुम मुझे रोककर जज्बाती करोगी? साला ने उसकी आंखों में उभरती नमी को देखकर हिफाजती बंद बांधने की कोशिश की और उसे टोका। ये अंगूठी इनवैल्यूएबल है, तुम इनवैल्यूएबल हो। उसने ठीक भांपा था। इमामा की आंखें बरसने लगी थी। फिर एक बात मानो। साला ने उसके हाथ थामा। क्या? इसे अपने हाथ में पहन लो। गुम हो जाएगी, वो रोते हुए बोली। मैं और ले दूँगा। तुम्हारे पास अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, इमामा ने आंसुओं की बारिश में होशमंदी से जवाब दिया। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो? इससे पहले कि वो कुछ और कहता, बाहर पड़े मैट्रेस पे सोया हमीन जाग गया। वो दोनों को बेवक्त उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। वो नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था। अभी क्या कह रहा है? साला हैरान हुआ। उसने पहली बार उसे नींद में बातें करते देखा था। शायद तसल्ली नहीं हुई उसकी। कोई बात होगी करने वाली जो इसे इस वक्त याद आ गई है। इमामा ने गहरा सांस लेके उठकर हमीन की तरफ जाते हुए कहा। वो जो मैट्रेस पे बैठे आंखें बंद किए कुछ इस तरह बोल रहा था जैसे कोई ज़रूरी बात किसी से कर रहा हो। इमामा ने उसे दोबारा लिटाकर थपकना शुरू किया। उसके बराबर में अंगूठा मुंह में डाले लेटी चुन्नी को देखा जो गहरी नींद में थी। उसका मैट्रेस हमीन के मैट्रेस के बराबर था। अगर इसे होने वाली स्तन एलर्जी की वजह से इमामा एहतियात ना कर रही होती तो चुन्नी को अपने मैट्रेस पे ही सुला लेता, क्योंकि वो चुन्नी को उन लोगों की कोशिश के बावजूद भी अपनी लेपाला औलाद मान चुका था। सालार इसके बारे में जो भी तय करना जल्दी करो। हमीन जिस तरह से अटैच हो रहा है ना, मैं नहीं चाहती कि कुछ यहाँ रहने के बाद यहाँ से जा तो अपसेट हो जाए। अमामा ने हमीम को थपकते हुए हाथ बढ़ाकर चुन्नी पर से ज़्यादा सही करके सलार को कहा। सुबह तय कर लेते हैं इसे कहाँ छोड़ाना है, फिर मैं इसे छोड़ाऊँगा। जो 2-4 इदारे मुझे मुनासिब लग रहे हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन तो ले आया हूँ। सालार ने बेड की तरफ जाते जिस काम को अमामा बहुत आसान समझ रही थी उसके बारे में उसको बताया कि वो इतना आसान भी नहीं है। अगले दिन इस बच्ची को लेकर उन चारों इदारों में गए जहाँ उसे रखना चाहते थे। उन इदारों ने मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बगैर इस बच्ची को फौरी तौर पर अपनी तहवील में लेने से इनकार कर दिया। जिन 2 इदारों ने से बच्ची को वक्ती तौर पर लेने में आमादगी का इज़हार किया, वहाँ बच्चों की परवरिश और देखभाल के इंतजामात को देखकर वो दोनों खुश नहीं हुए थे। शाम को फिर चुन्नी के साथ वापस घर पहुँच चुके थे। हमीन की बांछी चुन्नी को एक बार देखकर फिर खुल गई थी। वो सुबह से बड़ी मुश्किल से चुन्नी को रुखसत कर रहा था। अगले चंद दिन साला ने चुन्नी की गार्डनशिप के हवाले से कानूनी कार्रवाई करने और चुन्नी की पैदाइश से मुतल्लिका तमाम कागजात पूरे करने में लगा दिए। जब 2-3 दिन में इन कामों में फंसा रहा तो हमीन ने चुन्नी के बारे में ये भी दरियाफ्त कर लिया कि वो गूंगी थी, क्योंकि इन 2-4 दिनों में बामुश्किल ही कोई लफ्ज़ उसके मुँह से ज़रूरतन निकला होगा, और वो भी बहुत महदूद किस्म की वहाँ किस्म की चीज़ें थीं। और ये चुन्नी के बारे में एक बेहद खौफनाक इंकशाफ था जिसने इमामा और साला दोनों को हौला दिया था। दम गूंगी? इमामा को यकीन नहीं आ रहा था। मामा ये गूंगी है, हमीन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। मुझे पूरा यकीन है। उसने इमामा को उसी दिन सबसे अहम इतला दी जो उसने पिछले कई दिनों से चुन्नी के बारे में मुसलसल उसकी खामोशी की वजह से अखज़ की थी। नहीं, सुन तो रही है। मामा ने चुन्नी से बात करने की कोशिश के बाद नतीजा निकालते हुए कहा। वो हर आवाज़ पर मुतवज्जो होती थी। मम्मी, ये इम्प्रूवमेंट नहीं है। हमीन माँ के इत्मीनान पर खुश नहीं हुआ था। उसका ख्याल था इसकी अपनी तशख़ीस सही है और इसी बात को वज़नी समझा जाना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हमीन ने उसकी माजूरी पर अफसोस का इजहार करते हुए अपनी आंखों को हत्तुल मकदूर रंजीदगी और अफसोस उसमें शामिल कर लिया था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू लिसन। इमामा ने बड़े गैर मौजू मौके पर यह बात अपने बेटे को बताई। वो चंद लम्हे खामोश रह के माँ की बात को सोचता रहा। फिर उसने कहा, आई डोंट थिंक सो। देयर आर सो मैनी थिंग्स विच कैन लिसन बट ओनली फ्यू कैन टॉक। मोहम्मद हमीद सिकंदर की दानाई ने इमामा को हमेशा की तरह चारों खाने चित्त गिराया था। वो अब लॉन में मौजूद सारी चीज़ों को माँ को गिनवा रहा था जो सुनती हैं लेकिन बोल नहीं सकती। इन चीज़ों में से चुन्नी और उसके हाथ में पकड़ी गुड़िया को भी गिना था। इमामा ने हाथ जोड़ के इस गिनती को रोका। वो एक चलती फिरती टॉकिंग डिक्शनरी था जो लफ्ज़ सुनता जैसे रिकॉर्ड कर लेता, फिर हर चीज़ का नाम दोबारा दोहरा सकता था जो वो एक बार सुन चुका होता था।
چنی کے بارے میں حمین کا یہ مشاہدہ امامہ کو احمقانہ لگا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ بچی نئے ماحول میں آنے کی وجہ سے بھی ایڈجسٹ نہیں ہو پائی، اس لیے نہیں بول پا رہی۔ بظاہر وہ وہاں پرسکون اور مطمئن نظر آتی تھی۔ اس کی تاریخ پیدائش جان لینے کے بعد یہ ماننا مشکل تھا کہ 1.5 سال کی چنی نے کوئی لفظ ہی نہ بولا ہو کبھی بھی۔